हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड की ग्लॉसरी कवर करने वाले हैं। ग्लॉसरी का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में या किसी चैप्टर में यूज हुए हों, उनकी पूरी लिस्ट होती है। हम हर चैप्टर के बाद देखते हैं कि एक पूरी लिस्ट होती है वोकेबलरी की जिसके ऊपर ये ग्लॉसरी वर्ड लिखा होता है। तो ग्लॉसरी का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड या डिफिकल्ट वर्ड्स की पूरी लिस्ट। ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से है जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड में चलाई जाती हैं। इस चैप्टर के जो वर्ड्स हैं हम उनके यूजेस को, उनके मीनिंग और उनके यूजेस को कवर करने वाले हैं। और ये केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप किसी और भी क्लास में पढ़ते हो, 9th में, 11th में, 12th में, इवन आप 7th या 8th में भी पढ़ते हो, या फिर आप 12th की पढ़ाई कर चुके हो, आप सिर्फ अपनी वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हो, हर टाइम पे इस तरह के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और बहुत ज़्यादा आपको वो बेनिफिट देंगे। क्योंकि जब आप किसी वर्ड को स्टोरी के थ्रू समझते हो और आप उनके यूजेस को समझ लेते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको याद होते हैं और शायद कभी नहीं भूलने वाले होते हैं। उनका लास्टिंग इंप्रेशन होता है आपके माइंड पे और उनके यूजेस का, और तब आप उनको अपने सेंटेंस में बड़े आसानी से यूज कर लेते हो, जो कि हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटा सा सेशन होगा और इस छोटे से सेशन में आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, पीक, टॉप। चोटी मतलब वो नहीं जो आप बनाते हो, ये चोटी है कहीं जब आप ऊंचाई पर होते हो उसके लिए। मैं अपनी सफलता की पीक पे हूं तो क्रेस्ट पे हूं, चोटी पे हूं। क्लियर? क्रेस्ट का मतलब होता है द टॉप पार्ट ऑफ अ हिल और वेव। किसी हिल का, किसी वेव का आप टॉप पार्ट बोल सकते हो। पहली लाइन है इस चैप्टर में, द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक लो हिल के क्रेस्ट पे, यानी कि एक लो हिल के पीक पे ये हाउस था, तो क्रेस्ट पे था, टॉप पे था। अभी यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्रेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। समझ आया? अब देखो कितना अच्छे से समझ में आएगा कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इस वर्ड की मीनिंग ये है और इस वर्ड को यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं अपने सफलता के, अपने सक्सेस के क्रेस्ट पे हूं, यानी कि पीक पे हूं। अगला वर्ड है हमारे पास राइप। राइप मतलब होता है फुली ग्रोन एंड रेडी टू बी ईटेन। अभी हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको इंग्लिश में ही समझना चाहिए, तभी आप और अच्छे से समझते हो किसी वर्ड की मीनिंग को। अगर हिंदी में समझना हो तो मैं ऐसे कह सकता हूं, कभी पका हुआ आम खाए हो? कभी पका हुआ आम खाए हो? तो पका हुआ आम जब होता है तो आप उसे बोलते हो बहुत पका हुआ है, तो पका हुआ है उसी को इंग्लिश में बोलोगे राइप। क्लियर? फुली ग्रोन, पूरी तरह से वो पक गया है, एंड रेडी टू बी ईटेन, और वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, मतलब उसे खाया जाए। और एक वर्ड है हमारे पास डॉट। अभी देखो डॉट में अगर ऐसे कर, जो ये मैंने बनाया नहीं, ऐसे बना दिया मैंने, मैं कहूंगा क्या है तो आप कहोगे डॉट है, डॉट नाउन हो गया। लेकिन अगर डॉट वर्ब हो तो इसका मतलब होता है टू स्प्रेड थिंग्स, फैलाना चीजों को, और पीपल और लोगों को, ओवर एन एरिया, एक एरिया पे लोगों को या चीजों को फैला देना या फिर फैल जाना उस एरिया में, तो दैट इज कॉल्ड डॉट। यानी कि डॉट में अभी तक आप जानते थे सिर्फ ये डॉट है, ये नाउन है। वर्ब फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है, किसी एरिया में पूरी तरह से फैला होना। अब इन दोनों वर्ड के यूज देखिए। फ्रॉम दिस हाइट यू कैन सी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई से, जो टॉप पार्ट पे लेंचो का घर था, यानी कि ये जो हाउस था, वहां से आप देख सकते थे, यू कैन सी फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न के फील्ड। दूसरा एग्जांपल डॉट के लिए मैंने यूज किया है, द लेक वॉज डॉटेड विथ सेल बोट्स। अब देखो यहां पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल अलग यूज कर दिया है। कोई झील है, वहां पे खूब सारी छोटी छोटी नाव है, तो आप बोलते हो ना द लेक वॉज फुल ऑफ सेल बोट्स, आप उसी की जगह पे बोल सकते हो द लेक वॉज डॉटेड विथ सेल बोट्स। डॉटेड विथ मतलब फैली हुई थी, पूरी तरह से भरी हुई थी, वहां चारों तरफ पे पूरे एक एरिया में स्प्रेड थी। तो इस तरीके से इसको यूज कर लिया। तो ये वर्ड हमारा राइप, कौन हमारा नाउन हो गया, और नाउन के बारे में बताएगा तो राइप हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? आगे देखो, डाउनपो। डाउनपो का मतलब क्या होता है? अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली। अचानक से जो बारिश खूब तेज शुरू होती है तो उसी को बोलते हो डाउनपो। हिंदी में बोलते हो मूसलाधार बारिश। आप इंग्लिश में एक और इडियम यूज कर सकते हो, बहुत प्यारा इडियम है, बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैसे बोलोगे आप? सर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप बोलोगे, बी का मतलब हो गया इज एम आर वॉज वन, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। तो बाहर बहुत तेज
बारिश हो रही है। तो डाउनपो का मतलब ये हो गया। फिर एक वर्ड होता है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है लाइट रेन, हल्की बूंदाबांदी जो होती है उसको आप ड्रिजल बोलते हो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एकमात्र चीज जो इस फील्ड को चाहिए था, जो राइट कॉर्न वाली फील्ड थी और ये जो क्रेस्ट पे लेंचो का घर था, वहां से वो अपने कोई भी फील्ड को देख सकता था। उस फील्ड को अगर कुछ जरूरत था, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपो, उसको चाहिए थी एक अच्छी खासी बारिश, और एटलीस्ट, और नहीं तो फिर कम से कम थोड़े बहुत पानी के छींटे, बौछार, शावर। समझ में आ गया? क्रेस्ट भी समझ में आ गया आपको, राइट समझ में आया, डॉट समझ में आया, और अभी डाउनपो, ये तो बहुत आसान वर्ड था। लेकिन एक बहुत अच्छा वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ लाइफ, टाइम, सॉरी, ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पूरे टाइम के दौरान को आप बोलते हो थ्रू आउट। जैसे सर पूरे साल मेरा बिजनेस बहुत चला, खूब समोसे बेचे मैंने, पूरे साल मेरे समोसे की दुकान खूब चली, तो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर का मतलब हो जाएगा उस पूरे साल के दौरान। थ्रू आउट प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। ही वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था थ्रू आउट हिज लाइफ। अगर आप प्रीपोजिशन यूज करोगे तो आपको उसके बाद नाउन प्रोनाउन चाहिए। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना कुछ ग्रामर वाली, वो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है प्लेलिस्ट में, वहां से देख कर आओगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। प्रीपोजिशन के बाद में नाउन प्रोनाउन चाहिए। देखिए जो लाइफ है नाउन है, और ये नाउन इस प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? और हिज क्या है? हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। लाइफ, किसकी लाइफ? उसकी लाइफ, तो पोजीशन दिखा रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव। और थ्रू आउट क्या है? प्रीपोजिशन। मैंने कहा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है पूरे उस साल के दौरान। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात के दौरान। इंटीमेट करना, अब देखो इंटीमेट, इंटीमेट जो वर्ड है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा वर्ड है। इंटीमेट वर्ड जो है वो आपका वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म। अगर इंटीमेट वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है सूचित करना। फिर अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है, हालांकि ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, क्लोज फ्रेंड, है ना। और जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जहां पे यूज है हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप, बहुत किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज है, तो आप बोलोगे इंटीमेट फ्रेंड्स है ये। इंटीमेट फ्रेंड्स का मतलब होता है बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इनका, मतलब एकदम जो खास दोस्त होते हैं उस तरह का है, हमेशा टाइप पढ़ने पे काम आने वाले दोस्त जिसको आप बोलते हो हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप। हालांकि जो आजकल इंटीमेट फ्रेंड्स की डेफिनेशन है वो काफी बदल गई है। आप कहोगे तो सामने सामने ये मेरा इंटीमेट फ्रेंड है, लेकिन टाइम पढ़ने पर वो इंटीमेट फ्रेंड आपको दिखाई नहीं देगा। फेयर वेदर फ्रेंड जो होते हैं उस तरह के। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो अपने फील्ड को जानता था, कैसे जानता था? इंटीमेटली जानता था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली एडजेक्टिव में ly लगाकर हम क्या बना देते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस ly क्या बनता है? एडवर्ब। तो इंटीमेट एडजेक्टिव था, ly लगाकर क्या बना दिया? एडवर्ब। और एडवर्ब किसके बारे में बनाता है? किसके बारे में बताता है? या तो वर्ब के बारे में, या तो एडजेक्टिव के बारे में, या कई बार खुद के बारे में। वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या कई बार खुद के बारे में। तो लेंचो अपने फील्ड को जानता था, कैसे जानता था? इंटीमेटली जानता था। न्यू शब्द वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो इंटीमेटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें? आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास विल। विल भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। विल का मतलब होता है ना, एक तो आपने पढ़ा होगा विल या शैल, तो विल आपका मॉडल वर्ब हो गया। दूसरा विल का मतलब होता है इच्छा या इच्छा पत्र, और विल वर्ब फॉर्म में बन जाएगा इच्छा करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहता, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता। आई डोंट वॉन्ट टू गो अगेंस्ट योर विल। अगेंस्ट योर विल का मतलब हो गया मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूं, प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहां से चला जाऊं। तो विल का मतलब होता है इच्छा। यहां पे विल देखो नाउन है, अगेंस्ट आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए था। किसकी इच्छा? तुम्हारी इच्छा। एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। ऊपर वाले में मैंने विल को वर्ब की तरह यूज किया है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर का मतलब क्या होता है? लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का जो आखिरी मील होता है, खासतौर पे जो डिनर से थोड़ा हल्का होता है, ठीक ना, डिनर नहीं, डिनर से काफी हल्का, तो उसको आप बोलते हैं सपर। तो वो महिला जो कि सपर प्रिपेयर कर रही थी, द वुमेन, कौन सी महिला? हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर प्रिपेयर कर रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया
ठीक है, भगवान की इच्छा, गॉड विलिंग, अगर गॉड चाहेंगे तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। ये बारिश होगी की जो बात कर रहे हो, लेंचो की बारिश होगी, ऐसा तभी हो पाएगा जब भगवान चाहेंगे। तो विल का मतलब होता है टू वांट समथिंग टू हैपन, वर्ब फॉर्म में, नाउन फॉर्म में इच्छा। आप इसको तो हमेशा आप अपनी स्पीकिंग में बोलिएगा कि सर आई कांट डू दिस अगेंस्ट योर विल, मैं आपकी इच्छा के खिलाफ ये काम नहीं कर सकता। प्रिडिक्ट करना, टू से दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, जैसे आप मौसम की भविष्यवाणी के लिए क्या कहते हो, प्रिडिक्ट नहीं, तब आप बोलते हो फोरकास्ट करना, वेदर फोरकास्ट किया जा रहा है। उसी तरह से जब लोगों के फ्यूचर के बारे में आप कुछ बताते हो तो उसको प्रिडिक्ट करते हैं। और कहा जाता है कि कोई भी परिणाम नहीं बता सकता, कोई भी रिजल्ट, कोई भी, अभी चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में, बस चुनाव होगा और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा यूपी में चुनाव के। तो आप कहोगे कि सर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आउटकम के बारे में, क्योंकि बहुत ही फियर्स कंपटीशन है, बहुत ही रेट रेस कंपटीशन है, बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कैन आपका मॉडल है और मॉडल के साथ आप क्या यूज करते हो, V1, कभी मत भूलना नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। कैन आपका मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा V1, ध्यान रखना इस बात को, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, कैन के साथ वो कुछ और लगाएंगे। तो प्रिडिक्ट यहाँ पे V1 है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, आउटकम, आउटकम मतलब परिणाम या रिजल्ट। अगला वर्ड है रिगार्ड करना, रिगार्ड का मतलब होता है टू लुक एट समबडी समथिंग स्पेशली इन अ पर्टिकुलर वे। रिगार्ड मतलब होता है किसी चीज को, किसी पर्सन को एक खास तौर पे, एक खास तरीके से देखना, तो रिगार्ड करना। जैसे लेंचो ने अपने फील्ड को कैसे देखा, लेंचो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न का जो फील्ड था उसको किस तरह से देखा, उनके फूलों के साथ देखा कि उसमें चारों तरफ फूल लगे हुए थे और वो कवर्ड थे, ड्रेप्ड मतलब कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, रेन के कर्टेन से, मतलब एक पर्दा लगा बिछा हुआ था, पूरी तरह से एक रेन की चादर बिछी हुई थी, किस पे, उसकी फसलों पे। लेंचो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ये भी बात समझ में आ गई, रिगार्ड करना। फिर एक वर्ड है सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है डन अलोन, इंजॉइंग बीइंग अलोन। कोई भी काम जब आप अकेले इंजॉय करते हो, जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा, साधु सन्यासी, वो अकेले वाला जीवन जीते हैं, वो कहते हैं कि मुझे यही जीवन अच्छा लगता है। तो आप भी अगर ऐसा जीवन जीना चाहते हो, आप उनको फॉलो करने लगते हो, आप अपने घर वालों से कहते हो कि अब मैं साधु सन्यासी वाला जीवन जीना चाहता हूं, आप अपने कमरे में अकेले रहना चाहते हो, हालांकि आप पढ़ाई के लिए नहीं, आप मोबाइल चलाने के लिए या आप अपने काम में डिस्टर्ब ना हो, जो आपको फन वाले काम करने हैं, उसके लिए आप कहते हो कि मैं एक सॉलिटरी लाइफ चाहता हूं ताकि मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। मतलब अकेले का जीवन, अकेले का जीवन मतलब मुझे एक अलग कमरा दिया जाए, उसमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उसी वर्ड को बोलेंगे सॉलिटरी। डन अलोन, और यू कैन सी यू आर अलोन, और एंजॉयिंग बीइंग अलोन। लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस। अभी इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच बताना हो तो देखिए, द क्या है, आर्टिकल, तो आर्टिकल का नाउन चाहिए, हाउस क्या हो जाएगा, नाउन, तो सॉलिटरी क्या हो जाएगा, हाउस को बताने वाला एडजेक्टिव। लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली के मिडिल में रहता था, सॉलिटरी हाउस हो गया। कॉन्साइंस, देखो बोलने के लिए तो इसको मैं कॉन्साइंस बोल रहा हूं, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है कॉन्संस, कॉन्संस, कॉन्सन, कॉन्संस का मतलब होता है एक माइंड का वो पार्ट जो ये बताए कि वो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, द इनर पार्ट ऑफ योर माइंड जो आपको ये बताए वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। आपको पता है भगवान हमारे अंदर की हर चीज देख सकते हैं। गॉड कैन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्संस, यहां तक कि जो किसी के एकदम गहरे कॉन्संस में भी कोई बात हो उसको भी गॉड देख सकते हैं। ये बात लेंचो के दिमाग में आती है। अगर ये वर्ड मीनिंग वाली क्लास आप कर लोगे और इसके बाद आप वो चैप्टर पढ़ते हो, अगर कभी आपको लगता है ऐसा कि मुझे पढ़ना चाहिए लेटर टू गॉड, या आप अपने मन से भी पीडीएफ डाउनलोड करके अगर पढ़ते हो तो आपको वो चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप वो चैप्टर एक बार में पूरा पढ़ सकते हो और आपको ये सारे वर्ड जो है कभी नहीं भूलेंगे। तो कॉन्संस का मतलब हो गया द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। भगवान सब कुछ देखते हैं, गॉड कैन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्संस। क्लियर, आगे देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिएबल। सर आप मेरे घर आइए, मेरे फादर बहुत ही एमिएबल पर्सन है, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे, वो आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, पूरा टाइम देंगे। एमिएबल का मतलब होता है बहुत ही सोशिएबल, बहुत ही फ्रेंडली। क्लियर, तो फ्रेंडली है और प्लीजेंट है, ये इसका मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही मित्रवत होना। द पोस्ट मास्टर, जहां लेंचो ने लेटर डाला था वहां जाके, तो वो जो पोस्ट मास्टर था अ फैट एमिएबल फेलो। अब ध्यान देखना, ए आर्टिकल है,
तो फेलो नाउन हो जाएगा। कैसा फेलो? एमिएबल। तो एमिएबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फैट भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इससे हमें पता चला दो तरह के एडजेक्टिव एक साथ यूज किया सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे एक नाउन को डिफाइन करने के लिए दो एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, ये आपको बात पता चलेगी। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो हो सकता है बहुत सारे वर्ड आपको पता होंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह के 2-4 सेशन आपने कंप्लीट कर लिए तो फिर आगे के सेशन में और आसानी होगी, आगे के वर्ड सीखने में बहुत आसानी होगी। अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ए बी एल ई लगा हो तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर है? एमिएबल, कैपेबल, कुछ भी अगर वर्ड है जिसमें ए बी एल ई लगा हो सफिक्स के तौर पे, सफिक्स मतलब पीछे, प्रीफिक्स मतलब पहले, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जो पोस्टमास्टर था एक फैट और एमिएबल फेलो था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अभी देखो यहाँ पे ब्रोक आउट लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ब्रेकआउट का मतलब होता है एकदम से शुरू हो जाना, एकदम से फैल जाना, एकदम से पूरी तरह से चारों तरफ उसका असर दिखने लगना। तो वो भी क्या हुआ? हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब फूट पड़ा, एकदम से हंसने लगा बहुत जोर जोर से। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब सोशिएबल, फ्रेंडली, प्लीजेंट, थोड़ा सा पसंद करने वाला दूसरों को, वो भी क्या करा? हंस पड़ा, ब्रोक आउट लाफिंग। अगली एक लाइन लिखी है, ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है अ फर्म डिसीजन, अ फर्म डिसीजन, एक दृढ़ निश्चय जिसको आप बोल सकते हो। और ये जो स्टक वर्ड लिखा है इसको समझिए, एक वर्ड होता है स्टिक। अगर मैं कहूं स्टिक के बारे में बताओ सॉरी, अगर मैं कहूं स्टिक के बारे में बताओ तो आपको तो एक ही स्टिक याद आ रही होगी जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, उसके बिना आप पढ़ते नहीं हो, तो वो वाली स्टिक याद आ रही होगी, तो वो तो नाउन हो गया। स्टिक का मतलब गम भी होता है, चिपकाने वाला, ग्लू जिसको आप बोलते हो। और स्टिक जब वर्ब फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है कोई चीज को रखना, कोई चीज को धकेलना, कोई चीज को फिक्स करना या फिक्स हो जाना या अपनी बात पे बने रहना। स्टिक टू होता है ये जो फ्रेज है, स्टिक टू। क्लियर? अभी ये ऐसे मैंने साइन लगाया है, ये डिक्शनरी का साइन है, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी होती है उसमें अगर कोई वर्ड रिपीट की जा रही होती है, हम फॉर्मल राइटिंग में ऐसा नहीं लिखते हैं, वहां पे ये वर्ड को दोबारा टाइम बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए ऐसे करके साइन करके बना दिया जाता है। क्लियर? तो अगर मैं कहीं ऐसे लिखूं तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ही स्टिक टू हिज वर्ड, ही स्टक टू हिज वर्ड, इसका मतलब अपनी बात पे अड़ा रहा। स्टिक टू का मतलब होता है किसी बात को जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। अब देखो इसको, ही स्टक टू, तो वही स्टिक टू मैंने यूज किया। अभी मैंने बताया स्टिक जो है ये नाउन भी है और स्टिक जो है वो वर्ब भी है। स्टिक मतलब आप समझते थे क्या आज तक? स्टिक, लेकिन वर्ब फॉर्म में क्या है? टू पुश, टू पुट, टू पुश, टू पुट, किसी चीज को धकेलना, किसी चीज को कहीं रखना, टू फिक्स, कहीं पे जाके कोई चीज को चिपका देना, इस तरह से। और स्टिक टू का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन मतलब जो एक फॉर्म, एक दृढ़ निश्चय है। लेंचो अपनी बात पे अड़ा रहा। आप इस लाइन को यूज कर, सर मैं अपनी बात पे अड़ा रहूंगा, आई विल स्टिक टू माई वर्ड, आई विल स्टिक टू माई रेजोल्यूशन, मैं अपनी बात पे बना रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं। आई विल नॉट पुल माई लेग्स, मैं मतलब पीछे नहीं आऊंगा। आई विल नॉट वॉश माई हैंड्स ऑफ, मैं इन सब चीजों से हाथ नहीं धोऊंगा, मतलब पीछे नहीं हटूंगा। तो स्टक टू हिज रेजोल्यूशन मतलब अपनी बात पे बने रहना। स्टिक टू का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। एक और लाइन है, he experienced the contentment of a man who has performed a good deed। डीड मतलब होता है कार्य। देखो ए आर्टिकल है तो डीड क्या हो जाएगा? नाउन। कैसा डीड? गुड डीड। तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। डीड मतलब कार्य। और कंटेंटमेंट मतलब होता है ना द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी। कंटेंटमेंट मतलब एक तरह से खुशी या सेटिस्फेक्शन कह सकते हो। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? तो कंटेंटमेंट हो गया। अब लेंचो ने जब लेटर डाला था वहां पे लेटर बॉक्स में, तो जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा खुश हुआ कि उसने कुछ अच्छा कार्य किया था, उसने लेंचो की हेल्प की थी, तो इसकी वजह से बहुत खुश था। ही एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, इसलिए वो खुशी, वो जो सेटिस्फेक्शन था उसको एक्सपीरियंस कर रहा था, उसको अनुभव कर रहा था। रिंकल का मतलब होता है टू मेक द स्किन ऑन योर फेस टाइटेन इनटू लाइंस और फोल्ड्स। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत गहराई से सोचते हो,
क्या बोलूँ क्या कहूँ। तो ये जो ब्रोज के आसपास की चीजें होती हैं पूरी तरह से एक फोल्ड लाइन बनाने लगती है, उसी को रिंकल बोलते हैं। ही रिंकल्ड हिज ब्रो इन कंसंट्रेशन। अब आप कुछ लिखने जा रहे हो और आप सोचते हो कि क्या लिखूं, कहां से स्टार्ट करूं। तो जब आप कुछ ऐसा सोचते हो ना कि कहां लिखूं, कहां से स्टार्ट करूं, तो ये जो रिंकल बनते हैं आपके चेहरे पे, यही वर्ड है रिंकल। कभी नहीं भूलेगा आपको। देखो, ही रिंकल्ड हिज ब्रो, उसने अपने ब्रो को रिंकल किया, मतलब पूरी तरह से एक फोल्डिंग लाइंस बना ली इन कंसंट्रेशन। और फिक्स करना, जो अभी यहाँ पे था स्टिक करना, उस तरह से उसी की ये देखो फर्स्ट फॉर्म है स्टिक, टू के साथ हमेशा वी बनाती है, तो टू स्टिक और अटैच समथिंग टू समथिंग एल्स। ये STH मतलब है समथिंग। अफिक्स मतलब होता है किसी चीज को कहीं चिपका देना। अ लेबल मस्ट बी अफिक्स्ड, पैसिव वॉइस है। जो मॉडल होता है, मैंने अभी कहा मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने ये सारी बातें पढ़नी है तो आपको पहले प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास करनी चाहिए, और फिर अगर मॉडल का पैसिव में कहूँ, जो भी बच्चे यहाँ पे अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे इस तरह से, तो उन्हें पता होगा ये सारी चीजें बात हो चुकी है। मॉडल प्लस बी प्लस V3। A label must be affixed to all parcels, तो सभी पार्सल्स पे एक लेबल को क्या कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। क्रूक का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यही आखिरी लाइन इस चैप्टर की। लेंचो बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, भगवान, ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये तो बेईमानों के झुंड है, मतलब दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्लियर। अब क्रूक वर्ड से आपको एक ध्यान रखना है, बाई हुक और बाई क्रूक। सर मुझे नहीं पता कि आप ये चैप्टर कैसे तैयार करोगे, बट बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरह से। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरीके से। तो ये हो गया। अब सारे बड़े बार में बोल रहा हूं, मेरे पिताजी बहुत ही एमिएबल पर्सन है, मतलब बहुत ही मित्रवत पर्सन है, बहुत ही सोशिएबल पर्सन है। आप आइए उनके पास बैठ के, सर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी बात पे बना रहूंगा, अड़ा रहूंगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड, आई विल स्टिक टू माई रेजोल्यूशन, आई विल स्टिक टू माई डिसीजन। इस तरह से आप बोल सकते हो। फिर आपके पास रिंकल करना, रिंकल आप समझ गए होंगे। जब भी आप कोई काम करने जाते हो और उस समय जब आप सोचते हो तो जो आपके चेहरे पे झुर्रियां बनती हैं, जो आपके चेहरे पे लाइंस बनती हैं, उनको आप क्या बोलोगे, रिंकल। फिर आपके पास एक वर्ड है अफिक्स करना, कोई चीज को स्टिक करना, चिपका देना, फिक्स कर देना। आप कोई भी कुछ खरीदो तो एक लेबल जो होता है उस पर फिक्स होता है, यानी कि वो क्या होता है, एक तरह से उस पर अफिक्स होता है ना, चिपका होता है। और क्रूक मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान व्यक्ति। बाय हुक और बाय क्रूक, आप ये इडियम ध्यान रखिएगा। फिर आपने पढ़ा विल। सर मैं आपकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं ये वीडियो जरूर शेयर करूंगा, मैं ये वीडियो जरूर देखूंगा, मैं ये वीडियो एक नोट्स जरूर बनाऊंगा और ये सारे वर्ड याद कर लूंगा। आई विल नॉट गो अगेंस्ट योर विल। अभी विल यूज किया तो मैंने मॉडल यूज किया। आई विल नॉट गो, तो विल मॉडल है यहाँ पे, लेकिन दूसरी बार जो विल यूज किया है, आई विल नॉट गो अगेंस्ट योर विल, तो वहां पे विल नाउन है जिसका मतलब है इच्छा। इसके अलावा विल का मतलब वर्ब भी होता है, सर ये वर्ब की तरफ यूज होता है, तब इसका मतलब होता है टू वांट समथिंग टू हैपन। प्रिडिक्ट करना, सर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप आने वाले समय में क्या होगे, आपके कामों के परिणाम क्या होंगे, आपका रिजल्ट क्या होगा। प्रिडिक्ट मतलब उसको भविष्यवाणी करना। रिगार्ड करना, किसी चीज को किसी खास तरीके से देखना। सॉलिटरी लाइफ जीना चाहता हूं सर, मैं अकेला लाइफ जीना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक अलग से मेरा कमरा हो और उस कमरे में कोई ना आया करे, वो मेरा अपना जीवन हो, उसी तरह का मैं जीवन में बिग बॉस का जीवन जीना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव अ सॉलिटरी लाइफ। कॉन्सेंस, कॉन्साइंस हम बोल तो रहे हैं लेकिन बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सेंस। एक इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, जो आपके अंदर की आवाज जो बताती है क्या सही है क्या गलत है। और भगवान सब कुछ देख सकता है, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्सेंस। फिर हमने जो वर्ड पढ़े थे, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, पीक। लेंचो का घर क्रेस्ट पे था, एकदम पीक पे था, और वहां से राइप कॉर्न के जो फील्ड थे वो आप देख सकते थे। राइप कॉर्न मतलब पके हुए कॉर्न, और डॉट का मतलब होता है फैला हुआ होना। जो लेक था, हमने अभी एक झील देखी जब हम वहां गए थे तो उस जगह पे, और वो झील जो है छोटे छोटे नावों से भरी हुई थी, तो फैले हुए थे पूरे नाव। द लेक वॉज डॉटेड विद सेलबोट। डाउनपो का मतलब होता है बहुत ही तेज बारिश। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, और इट इज डाउनपोरिंग आउटसाइड, ऐसे भी बोल सकते हो। थ्रू आउट का मतलब होता है उस पूरे समय के दौरान, थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द ईयर, बहुत ही ज्यादा हमने पैसे कमाए थ्रू आउट द ईयर। और इंटीमेट ये वर्ब भी होता है, तब इसका मतलब होता है सूचित करना। अगर कोई बात हो तो मुझे इंटीमेट करना, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है वेरी क्लोज रिलेशनशिप। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यहाँ पे मैंने इंटीमेटली यूज किया है क्योंकि इंटीमेट अगर एडजेक्टिव है तो आमतौर पर एडजेक्टिव में एडवर्ब लगाकर एडवर्ब बनाते हैं, और एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है।
लेंचो अपने फील्ड को जानता था। कैसे जानता था? इंटीमेटली जानता था, मतलब बहुत ही क्लोजली जानता था, बहुत ही अच्छे से जानता था। तो आई होप कि आपको कुछ वर्ड सीखने को मिले होंगे। अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ चाहते हो तो वो आप गूगल पे सर्च करके अ लेटर टू गॉड पीडीएफ निकाल लो, वहां से पढ़ लो। अगर आप क्लास 10th में नहीं हो, क्योंकि आप तो नहीं चाहोगे कि ये वीडियो पूरा देखें अ लेटर टू गॉड का, लेकिन अगर आप क्लास 10th में हो तो प्लेलिस्ट में जाकर अ लेटर टू गॉड क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है वहां से वो चैप्टर की पीडीएफ वीडियो है उसको देख सकते हो। वहां पे आपको चैप्टर की लाइन बाय लाइन जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये जो सारी बातें हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में फिर किसी क्लास की जो वोकेबुलरी होगी, यानी कि किसी भी बुक में किसी चैप्टर की जो ग्लॉसरी होगी उसको कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।